डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स हब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इसमें हमने बेटा फॉर्मूला यूज़ करना है LCM मल्टीप्लाई HCF is equals to product of two numbers. So now what is the LCM? You have to find out the LCM. So let it be LCM multiply HCF is 9 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की प्रोडक्ट मतलब जो आपको नंबर्स गिवन हैं 306 मल्टीप्लाई 657. सो टू फाइंड द LCM 306 मल्टीप्लाई 657, 9 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 9 राइट साइड पे जाएगा ये क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो आप क्या कर सकते हो, 9 को दोनों में से जिसके साथ भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, करो. जिस टेबल में भी 9 की कटिंग हो रही है, जैसे 9 1 जा 9, 9 34 जा 306. सो यू हैव LCM इज इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई 657. सो LCM इज इक्वल्स टू 22,338. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. Next we have the question number 5 of exercise 1.1. Check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपने चेक करना है कि क्या 6 raised to power n जो है वो एंड हो सकता है डिजिट 0 के साथ फॉर एनी नेचुरल नंबर n. तो इसको हम पहले एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे. देखो, जितने भी डिजिट 0 के साथ एंड होते हैं, चाहे वो 10 है, चाहे वो 100 है, चाहे वो 1000 है, अप टू सो ऑन कोई भी है. तो जब हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ 10? 10 की फैक्टराइजेशन होती है 2 मल्टीप्लाई 5. सिमिलरली व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ 100? 100 की फैक्टराइजेशन होती है 2 मल्टीप्लाई 50 25, 5 5 जा 25. ऐसे ही हम 1000 के निकालेंगे. तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जो भी डिजिट 0 के साथ एंड होते हैं उनकी फैक्टराइजेशन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 2 एंड 5. तो हम इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन? 6 रेज़ टू पावर n. 6 रेज़ टू पावर n की फैक्टराइजेशन क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर n. क्योंकि 6 जो है उसको हम कैसे उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? 6 की फैक्टराइजेशन आएगी 2 मल्टीप्लाई 3, 3 इंटू 3, 3 1 जा 3. तो 6 रेज़ टू पावर n कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर n. तो इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे हम कि इफ़ एनी नंबर एंड विथ digit 0, it must have factors. इसके क्या फैक्टर होने चाहिए? 2 एंड 5 दोनों ही होने चाहिए. और नहीं आएगा यहाँ पर, जहाँ 2 जहाँ 5 नहीं, क्योंकि अगर और डालते हैं तो 2 तो यहाँ पर है. तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि अगर 10 की फैक्टराइजेशन की उसमें 2 भी फैक्टर आया, 5 भी आया, 2 एंड 5. ठीक है. सो इट मस्ट हैव द फैक्टर्स 2 एंड 5. बट फैक्टर्स ऑफ, जो फैक्टर्स हैं हमारे 6 रेज़ टू पावर n के, वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर n. सो बाय फंडामेंटल थ्योरम दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. By fundamental theorem, this factorization is unique. क्योंकि ये फैक्टराइजेशन तो यूनिक है, क्योंकि 6 रेज़ टू पावर n जो है उसकी एक यही ही फैक्टराइजेशन हो सकती है. कोई और फैक्टराइजेशन नहीं है जिसमें 2 और 5 आए. सो by fundamental theorem this factorization is unique. Therefore 6 raised to power n cannot end with digit
ज़ीरो। ठीक है, जो 6 रेज़ टू पावर n है वो कभी भी डिजिट ज़ीरो के साथ एंड नहीं हो सकता फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी के दिए भी। Next, move to the question number 6. Explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are the composite number. तो आपने ये explain करना है कि why this is the composite number. तो how you can explain it? So first of all take the term 7 multiply 11 multiply 13 plus 13. तो पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे. दिस वन इज़ द फर्स्ट टर्म जिसमें मल्टीप्लाई का साइन है और आफ्टर द एडिशन दिस वन इज़ द सेकेंड टर्म. तो इन दोनों में हमने सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है. जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 13 इज़ द कॉमन हियर. तो टेक 13 आउटसाइड. यू आर लेफ्ट विथ 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, जब 13 आउटसाइड गया तो 1 प्लस 13 आउटसाइड यू आर लेफ्ट विथ ओनली 1. नाउ फाइंड द प्रोडक्ट. 7 मल्टी according to the BODMAS rule you have first of all you have to find out the product. So 7 multiply 11 that is 77 plus 1. 13 multiplies 77 plus 1 that is 78. So find out the factors of 78. 78, find out the prime factors of 78. So 2 multiply 13 multiply 3. So all these are the prime factors. All these are the prime factors. So prime factors of 78 are 2 multiply 13 multiply 3. So now what fundamental theorem हमें क्या कहती है. So by fundamental theorem, यहाँ पर हम अगेन फंडामेंटल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. बाय फंडामेंटल थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. तो यही तो हुआ, हमने इस टर्म सारी को किस में लिख लिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. सो देयरफॉर तो इसको हमने कैसे लिख लिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. सो देयरफॉर गिवन नंबर दैट इज 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 is a composite number. So next second statement is 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 3 2 1 plus 5. तो अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि वाई दिस नंबर इज़ द कंपोजिट, कि ये क्यों कंपोजिट है. तो दिस वन इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज़ द सेकेंड टर्म. अब इन दोनों में कॉमन क्या है. व्हाट इज़ कॉमन हियर, दैट इज़ 5. So take 5 outside. So you are left with 7 multiply 6 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 1. Okay. So हमने 5 outside ले लिया. You are left with only 7 multiply 6 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 1. तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे. 7 multiply 6 multiply 4 multiply 3 multiply 2 you are left with 1008 plus 1. तो 1008 plus 1 that is 1009. तो ये हमारे क्या हो गए मोर देन 2 फैक्टर्स. मोर देन 2 फैक्टर्स मीन्स कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. मोर देन 2 फैक्टर्स मीन्स 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. तो 1 तो यहाँ पर होगा ही होगा सबका फैक्टर. तो
आपको बताया गया है लास्ट वीडियो में कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 1 फैक्टर्स हों, है ना। तो 1, 5, 1009, तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए। तो हम फिर अगेन वी हैव बाय फंडामेंटल थ्योरम again every composite number can be written as a product of prime numbers. Therefore, give a number that is 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 plus multiply 1 plus 5 is a composite number. इस करके ये भी नंबर हमारा क्या हो गया है, कंपोजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन में भी हमने फंडामेंटल थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1. सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स हब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। दो पर्सन हैं आपके पास, सोनिया एंड रवि। दोनों, सोनिया जो है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स ले रहा है, जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप अंडरलाइन करते जाओगे साथ साथ। और जो रवि है वो मिनट्स ले रहा है 12 मिनट्स टू कंप्लीट द 1 राउंड। अगर दोनों दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं और सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तब आपने ये बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। सो सोनिया एंड रवि जो है वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू द LCM ऑफ 12 and 18। आपको उनके स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम बताने के लिए कि वो कितने बजे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, उसके लिए आपको फाइंड आउट करना होगा LCM ऑफ 12 and 8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट 12 and 18। सो फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 12 and also find out the factors of 18। so factors of 12 are 2 multiply 2 multiply 3 and factors of 18 are 2 multiply 3 multiply 3. So LCM is, first of all find out the common factor, that is 2 multiply 3, and then write down the rest of the factors 2 multiply 3. So your answer is 3 to the 6, 6 6 are 36 minutes. Means they will meet after 36 minutes. They will meet after 36. They will meet after 36 minutes again at the starting point. So this was the question number 7 of exercise 1.1. Thank you.